लेकिन कबीर अभी तक नहीं लौटा था। आरव उसे ढूंढने ही वाला था कि तभी अचानक झाड़ियों की तरफ से एक जोर की चीख सुनाई दी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मनीष सर तुरंत टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़े। आरव भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी रात के 12:30 बजे हमारी कॉलेज बस एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पूरे दिन पिकनिक करने के बाद बस में बैठे ज्यादातर छात्र गहरी नींद में थे, लेकिन मेरी अचानक आंख खुल गई। बस की खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और जंगल ही जंगल था। मुझे टॉयलेट जाना था, इसलिए मैं आगे जाकर सर से बोला, सर बस थोड़ी देर रोक दीजिए। सर ने बाहर देखा और बोले, जैसे ही जंगल खत्म होगा बस रुकवा देंगे। कुछ देर बाद जंगल खत्म हुआ और बस एक बिल्कुल सुनसान जगह पर रुक गई। सर टॉर्च लेकर नीचे उतरे। मैं और मेरा दोस्त रोहित भी बस से उतर गए। हम दोनों अलग अलग झाड़ियों के पीछे चले गए। रात का माहौल बहुत अजीब था। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ मिनट बाद आरव वापस आ गया, लेकिन कबीर अभी तक नहीं लौटा था। आरव उसे ढूंढने ही वाला था कि तभी अचानक झाड़ियों की तरफ से एक जोर की चीख सुनाई दी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मनीष सर तुरंत टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़े। आरव भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से कबीर बाहर आया। मनीष सर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कबीर थोड़ा हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, कांटा पैर में चुभ गया था। सब लोग थोड़े शांत हो गए। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल बस के सामने आकर रुकी। बाइक पर बैठा आदमी हेलमेट उतार कर बोला, आप लोग इस रास्ते से जा रहे हो? मनीष सर बोले, हाँ क्यों? वो आदमी बोला, तो आपको पता होना चाहिए, इस रास्ते पर रात में छलावा दिखाई देता है। बस में बैठे कुछ लोग अब जाग चुके थे और उसकी बात सुन रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे बोलने लगा, जो लोग रात में सफर करते हुए मर जाते हैं, उनकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती रहती है। उन्हें छलावा कहते हैं। छलावा लोगों को रास्ता भटका देता है। आप चाहे जितनी तेज गाड़ी चलाओ, लेकिन बार बार उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। मनीष सर हंसते हुए बोले, यह सब अंधविश्वास है। वो आदमी बोला, हो सकता है, लेकिन सावधान रहना। इतना कहकर वो बाइक स्टार्ट करके चला गया। बस फिर से चल पड़ी। कुछ देर बाद बस में फिर से सन्नाटा छा गया। सब लोग सो चुके थे, लेकिन आरव अभी भी जाग रहा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने सड़क के किनारे एक पुरानी चाय की दुकान देखी। दुकान बंद थी। आरव ने सोचा, अजीब है, इतनी रात में यहां दुकान। लेकिन बस आगे निकल गई। करीब 10 मिनट बाद आरव फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा और तभी उसकी नजर फिर उसी चाय की दुकान पर पड़ी। इस बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ये वही दुकान थी। अब उसे शक होने लगा। वो तुरंत ड्राइवर के पास गया। रघुवीर काका, हम अभी किस जंगल में हैं? ड्राइवर बोला, वही रास्ता है बेटा, चिंता मत करो। तभी सड़क के किनारे एक उल्टा पड़ा ट्रक दिखाई दिया। आरव अचानक चिल्लाया, बस रोको! बस रुक गई। अब बस में बैठे सभी लोग जाग चुके थे। आरव ने कहा, हम इस जगह से पहले भी गुजर चुके हैं। सबने खिड़की से बाहर देखा। कुछ ही देर बाद जंगल खत्म हुआ और बस फिर उसी सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां वे टॉयलेट के लिए रुके थे। अब सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर धीरे से बोला, लगता है हमें सच में छलावे ने पकड़ लिया है। अब बस चाहे जितनी दूर जाती, कुछ देर बाद फिर से वही जंगल शुरू हो जाता और फिर वही वीरान जगह। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बस यही एक रास्ता बचा हो। मनीष सर ने कहा, सुना है छलावे की ताकत सूरज निकलने के बाद खत्म हो जाती है। हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। बस सड़क के किनारे रोक दी गई। सब लोग डर के मारे चुप बैठे थे। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। तभी अचानक बस के सामने एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, सुरजनपुर गांव में आपका स्वागत है। ड्राइवर अचानक घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? सबने पूछा,
क्या हुआ? ड्राइवर बोला, ये मेरा गांव है, लेकिन यहां पहुंचने में तो कम से कम 7 घंटे लगते हैं और हमें निकले हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। बस में बैठे सभी लोग एक दूसरे को डर के साथ देखने लगे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता भटका रही थी, या फिर वे किसी ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां से वापस लौटना शायद संभव नहीं था। और उस रात बस में बैठे हर इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। गांव के घने जंगलों से गुजर रहा था। पूर्णिमा की रात थी। चांद की हल्की रोशनी रास्ते पर बिखरी हुई थी, लेकिन जंगल फिर भी डरावना लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अरे भाई, बाइक साइड में लगा दे, बहुत जोर से टॉयलेट लग रही है यार, अब नहीं रुका जा रहा। सच कहूं तो उसकी बात सुनकर मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। लगातार बाइक चलाते चलाते ठंड भी लग रही थी और पेट भी दबाव बना रहा था। मैंने बाइक रोका। आदित्य ने बोला, भाई आज पूरा गैंग फ्री होने वाला है लगता है? मैंने बाइक सड़क के एकदम किनारे लगा दी। इंजन बंद करते ही ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देने लगी। चारों तरफ सिर्फ छींगरों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की डरावनी हुंकार। रवि ने मुझसे बोला, यार ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा है? चांदनी थी, लेकिन जंगल की वजह से रोशनी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य बोला, अगर यहां से कोई चुड़ैल निकल आई ना तो पहले तू ही जाएगा रवि। अरे चुप कर यार, पहले ही हालत खराब है। मैं और आदित्य सड़क के बाएं तरफ चले गए जहां थोड़ी झाड़ियां थीं। रवि दूसरी तरफ चला गया जहां पेड़ और भी घने थे। रवि, कोई मजाक वजाक मत करना, दिल कमजोर है आज। डरपोक कहीं का। मैं और आदित्य झाड़ियों के पीछे खड़े हुए, लेकिन मेरा ध्यान बार बार जंगल की तरफ जा रहा था। हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट और कभी कभी टहनियों के टूटने की आवाज। क्या मतलब? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अब तू भी शुरू मत हो जा, बस जल्दी निपटा लेते हैं। जा। तभी अचानक दूर जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज किसकी थी? रवि, सब ठीक है ना उधर? हाँ, बस 2 मिनट। उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई लगी, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें क्या पता था, यही आखिरी बार हम उसकी आवाज नॉर्मल सुन रहे थे। हो गया क्या? जंगल से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट। पहले तो मुझे लगा वो जानबूझकर चुप है। मुझे को ऐसे मजाक करने की आदत थी। रवि, हो गया क्या? जंगल से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट। पहले तो मुझे लगा वो जानबूझकर चुप है। ओए रवि, ज्यादा टाइम मत लगा, ठंड लग रही है। फिर भी कोई आवाज नहीं। अब मजाक वाली फीलिंग धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगी। इतनी देर कौन लगाता है यार? कहीं हमें डराने के लिए छुप तो नहीं गया? रवि, ज्यादा ड्रामा मत कर। अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, रवि, अगर 5 तक नहीं आना तो सच में हम निकल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखा, कुछ नहीं है, पक्का बेवकूफ बना रहा है। मैं मुड़कर बाइक की तरफ देखने ही वाला था। भाई बचाओ! यार ये आवाज असली लग रही है, मजाक नहीं है ये। उस चीख ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। ये वही आवाज नहीं थी जो थोड़ी देर पहले आई थी। इसमें डर था, दर्द था और किसी अनजान खतरे की झलक थी। ये सच में मुसीबत में है, लेकिन ये जंगल है यार, कोई जानवर तो नहीं है ना? तभी जंगल के अंदर से फिर आवाज आई, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो किसी से बोल रहा है, कोई उसके साथ है। अब एक पल भी रुकना नामुमकिन था। हम दोनों उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, जंगल और घना होता गया। पेड़ इतने पास पास थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रवि, आवाज देता रहे, हम आ रहे हैं। लेकिन रवि की आवाज अब रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे, कुछ कुचले हुए,
कुछ ऐसे जैसे किसी ने घसीटते हुए रास्ता बनाया हो। ये निशान कोई यहां से जबरदस्ती ले जाया गया है। तभी मुझे जमीन पर कुछ और दिखा, और ये खून है। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। खून की छोटी छोटी बूंदें एक दिशा में जा रही थी, जैसे कोई घायल इंसान वहां से घसीट कर ले जाया गया हो। कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई? मेरे दिल में भी वही डर था, लेकिन मैंने उसे दिखने नहीं दिया। नहीं, जब तक हम उसे देख नहीं लेते कुछ भी तय नहीं है। हम दोनों ने उन निशानों का पीछा किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हमें नहीं पता था आगे क्या देखने वाला है। वो देख। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने उसी दिशा में घुमा जिधर खून की बूंदें जा रही थीं, और तभी दूर पेड़ों के बीच चांदनी की हल्की रोशनी में एक आकृति हिल रही थी। एक औरत पूरी तरह लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका साया और उसकी हरकतें। यार, वो किसी औरत जैसी नहीं लग रही है। नहीं, ये इंसान नहीं हो सकती। रवि की एड़ियां जमीन से टकरा रही थी। सूखे पत्ते उसकी हर हरकत पर चरमरा रहे थे, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। रवि! मेरी आवाज सुनते ही वो औरत अचानक रुक गई। मत चिल्ला, उसने हमें देख लिया है। उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ मोड़ा। अब भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था वो हमें देख रही थी। आदित्य, तू देख रहा है ना, उसकी चाल हो। हाँ, ऐसे कोई चलता नहीं है। अचानक उसने रवि को और तेजी से खींचना शुरू कर दिया, और अगले ही पल वो लाल साड़ी वाली आकृति पेड़ों के बीच अंधेरे में गायब हो गई। वो उसे ले गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब यह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। कोठी में पहला कदम थी। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। वो हमारा दोस्त है, हम उसे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन तूने खुद देखा, वो औरत क्या थी? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी नजर बस उस दरवाजे पर थी। अगर डर लगता है तो बाहर रुक जा, मैं अकेला भी अंदर जाऊंगा। नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही दरवाजा खुला, चमगादड़ों का झुंड फड़फड़ाते हुए हमारे ऊपर से निकल गया। कमरे के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हर तरफ मकड़ियों के जाले, जमीन पर धूल की मोटी परत, लकड़ी की कुर्सियां और टेबल पूरी तरह सड़ चुकी थीं। यहां कोई सालों से नहीं आया। दीवारों पर कुछ पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे। उनमें एक आदमी और एक औरत की तस्वीरें थीं। चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अब इन सब में मत उलझ, रवि को ढूंढ। बचाओ! वो चीख सीधे हमारे सीने में आकर लगी। ये ऊपर से आई। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। रवि, हम आ रहे हैं। लेकिन उसी पल रवि की आवाज अचानक बंद हो गई। क्यों चुप हो गया वो? कोठी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। चलो, वो ऊपर ही है। अगर ऊपर कुछ हुआ तो? मैंने उसकी तरफ देखा तो कम से कम हम कोशिश करते हुए मरेंगे। हम दोनों धीरे धीरे उन चरमराती सीढ़ियों की तरफ बढ़े, और हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर हमारा इंतजार किस तरह का सच कर रहा है। मैं सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर का नजारा मेरी रूह तक हिला गया। रवि का शरीर, और तभी रवि की आवाज किसी और कमरे से। भाई, मैं यहाँ हूं। हम कमरे में गए। कोने में एक औरत बैठी थी, पीठ हमारी तरफ। मुझे बचा लो। वो मुड़ी। उसका सिर नहीं था, और उसके बगल में रवि का सिर था। मुझे मेरा सिर चाहिए। हम समझ गए ये कोई इंसान नहीं थी। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई थी छुट्टियाँ बिताने। उस दिन तीन लड़के आए। वो तीनों मुझे मार कर चले गए। मेरा सिर तालाब में फेंक दिया। गुस्सा नहीं था, बस दर्द था और अधूरापन। वो पूरी घटना बताती है, कैसे उसकी मौत हुई और क्यों उसकी आत्मा भटक रही है। उसकी हर बात मेरे दिमाग में जुड़ती चली गई। आपका सिर तालाब में है तो जाओ, ढूंढ कर लाओ। तक गया। अंधेरा, ठंडा पानी और डर।
घंटों बाद मुझे वो मिल गया। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। हवा अचानक हल्की हो गई, लेने लगी। आज भी अगर कोई तेल गांव के उस जंगल का नाम लेता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ जगहें सिर्फ नक्शे में नहीं होती, वो यादों में बस जाती हैं। और मैं उस जंगल के पास आज तक कभी नहीं गया। अंधेरी रात, दूर से चमकता चांद, हल्की धुंध, पेड़ हिलते हैं, दूर से उल्लू की आवाज। बहुत समय पहले गांव के सबसे दूरस्थ इलाके में एक पुराना घर था। गांव वाले कहते थे ये घर शापित है, कोई भी रात में वहां नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग जो साहसी होते हैं उन्हें डर का मजा चाहिए होता है। 4 दोस्त जंगल से चलते हुए घर की ओर। अर्जुन ने कहा, यार ये सिर्फ अफवाह होगी, हमें देखना चाहिए। अनन्या कहती है, मगर मैं सच में डर रही हूँ, ये जगह अजीब लगती है। रोहित ने बोला, चलो डर कर क्या होगा, साहस दिखाना चाहिए। फिर मीरा बोली, चलो। ठीक है, पर कोई पीछे पीछे आना। घर में प्रवेश और अजीब घटनाएं, जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां। अनन्या फुसफुसाते हुए बोली, तुमने सुना? कोई आवाज आई। शायद हवा की आवाज होगी। पुराने दर्पण में परछाइयां अजीब हिलती हुई, दर्पण टूटने की आवाज। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाओ, हमें रास्ता निकालना होगा। सफेद आकृति कमरे के कोने से निकलती है। हमें भागना है। लेकिन रास्ता कहाँ है? बस दरवाजे की ओर। चारों दोस्त घर से बाहर दौड़ते हैं। मीरा कहती है, मैं कभी भी उस घर के पास नहीं जाऊंगी। हमें ये अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। कभी कभी जिज्ञासा और अहंकार हमें ऐसे खतरों में डाल सकते हैं जहां डर सिर्फ अफवाह ही नहीं रहता। सावधान रहो और अपने हिम्मत को सही दिशा में लगाओ। वहां एक पुरानी कहावत है, 7 बजते ही घर की चौखट पार मत करो, वरना बारात तुम्हें बुलाएगी और वो बारात कभी लौट कर नहीं जाती। ये कहानी है अजय की। दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 28 साल का हमेशा कहता था, भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। उसका बचपन का दोस्त राहुल, जो मसूरी के पास के एक छोटे से गांव देवलगांव से था, उसे सालों बाद गांव बुलाता रहा। आखिरकार अजय मान गया। चल तेरे गांव की खूबसूरती देख लूं और तेरे इन भूतों को भी चैलेंज कर दूं। शाम के 5 बजे राहुल बार बार चेतावनी देता है, भाई 7 बजे से पहले घर पहुंचना जरूरी है। यहाँ रात में रास्ते बदल जाते हैं और अगर ढोल शहनाई की आवाज आई तो भागना भी मत, बस आंखें बंद करके देवता का नाम लेना। अरे यार, शिमला मनाली में भी तो रात को घूमते हैं लोग, यहाँ क्या खास है? बस जंगल ज्यादा है तो आवाजें दूर से आती होंगी। दोनों गांव पहुंचते हैं। उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होती है। अजय बेटा, स्वागत है, लेकिन याद रखना सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, यहाँ प्रेतों की बारात निकलती है।
वो अधूरी शादियां पूरी करने आते हैं और किसी को साथ ले जाते हैं। रात 8 बजे सब खाना खाकर सो जाते हैं। अजय को नींद नहीं आती। वो राहुल से पूछता है, ये बारात वाली बात सच है? क्या कोई देख चुका है? हाँ भाई, मेरे दादा ने देखी थी। एक बार रात में जंगल से ढोल नगाड़े बजने लगे। वो बाहर गए तो देखा बारात है, लेकिन दूल्हा दुल्हन सबके चेहरे सफेद, आंखें खाली। दादा ने जागर गाया, देवता पुकारा तो बच गया, लेकिन गांव के 3 लड़के ऐसे गायब हो चुके। दिन में दोनों घूमते हैं, जंगल, झरने, पुराने मंदिर। शाम ढलने लगती है। चल घर। अभी तो 6 बजे है, थोड़ा और रुकते हैं। नहीं, अगर छलावा लगा तो? लेकिन वो मान जाता है। तीसरी रात अजय को पेट में दर्द होता है। वॉशरूम घर के बाहर है, पहाड़ी घरों में कॉमन। वो 10:30 बजे निकलता है। बाहर घना अंधेरा। अचानक दूर से हल्की शहनाई की आवाज, फिर ढोल, फिर ताशे। ये क्या, कोई शादी है क्या? वो आगे बढ़ता है। आवाजें करीब आती है। वो देखता है रास्ते पर रोशनी, मशाले, बारात। लेकिन कुछ गड़बड़ है। लोग नाच रहे हैं, लेकिन उनके पैर उल्टे मुड़े हैं। चेहरे पर मांस फटा हुआ, आंखें सफेद। दुल्हन का घूंघट हटा तो चेहरा सिर्फ हड्डियां। अजय डर जाता है, पीछे मुड़ता है। वही कुत्ता फिर दिखता है, जो गायब हो जाता है। फिर एक आवाज, आजा हमारी बारात में, तू भी दूल्हा बन जा। अजय भागता है, लेकिन रास्ता बदल गया।